हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गौरव ज्ञान धारा पर। साथियों, अपन पढ़ रहे थे पशु परिसर का जो पार्ट बी है, जो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, वो अपन डिस्कस कर रहे थे। आज एक नया चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, बिल्कुल छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा। वो है ऊन कतरन। कौन सा है? ऊन कतरन। तो वीडियो को स्टार्ट करें। देखिए, ऊन कतरन को करने से पहले देखिए, कल वो शायद मैंने वो पढ़ा था आपको, जो अपन ने कुक्कुट प्रवर्धन पढ़ा था। वहां पर मैंने बोला था कि जो मादा होती है, महिला जो होती है, और पुरुष जो होता है, उसमें हार्मोन चेंज, वो बोलने में मिस्टेक हो गई थी, लेकिन वो सही है जो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था। मनुष्य जो मानव होता है, मेल के अंदर जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, और जो महिला जो होती है उसके अंदर होता है साथियों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना, ये दोनों हार्मोन महिला में होते हैं और टेस्टोस्टेरोन होता है पुरुष में। एक कंफ्यूजन थी आपको जब अपन ने कुक्कुट प्रबंधन पढ़ा था, वहां पे अपन ने पढ़ा था अर्ध सघन प्रणाली। अर्ध अर्ध सघन प्रणाली, जो कुक्कुट प्रबंधन पढ़ा था उसमें अपन ने पढ़ी थी अर्ध सघन जो प्रणाली थी। वहां पर क्या था कि 50 मुर्गियों के लिए, 50 पक्षी या मुर्गियों के लिए, 50 पक्षियों या मुर्गी, ठीक है, 50 पक्षियों के लिए कितना वर्ग फुट था? 270 वर्ग फीट स्थान था। ठीक है, ये था। और 50 से ज्यादा, 50 प्लस पक्षियों के लिए कितना था? 160। तो आप लोगों ने बोला कि सर 50 है उनके लिए तो स्थान जो है वो 270 वर्ग फीट है, और 50 से ज्यादा होने पर स्थान कम कैसे हो गया? ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने इसको देखा, अपने बुक में ये नहीं था, अपनी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर भी आप इसे चेंज कर लेना, जिसके पास अपने सर की बुक है उसे वहां पर भी चेंज कर देना। उसमें क्या करना है कि देखिए, अगर 50 पक्षी है यानी मुर्गी, ठीक है, पक्षी यानी मुर्गी, तो 50 पक्षी तक अगर है तो प्रति पक्षी 50 पक्षी तक है तो प्रति पक्षी जो है वो 270 कितना है? 270 वर्ग फीट जिससे उसकी जरूरत पड़ेगी। 50 पक्षी है तो प्रति पक्षी 270 वर्ग फीट स्थान की जरूरत पड़ेगी। और 50 से ज्यादा हो जाएगा तो ये जो 50 से ज्यादा, ठीक है, 50 से ज्यादा होने पर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर 50 से ज्यादा हो जाएंगे, 50 प्लस पक्षी हो जाएंगे, तो प्रति पक्षी स्थान हो जाएगा 166 वर्ग फीट। 160 वर्ग फीट। ये ऐसे था वहां पर, वैसे चेंज कर देना। एक मुझे 3-4 किताबों को इसके लिए देखना पड़ा, ये किसी में मिला नहीं। फिर पुरानी जो आरबीएससी की जो बुक चलती थी, राजस्थान बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 12th की, किसकी बुक थी ये? 12th की जो बुक थी एग्रीकल्चर की, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री वाली, उसमें ये दे रखा है, जो 2009-10 से पहले जो चलती थी, ठीक है, उसमें ये दे रखा है। ठीक है, तो ये आप करेक्शन कर लेना बुक में भी। चले आगे, अब शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, ऊन कतरन। तो ऊन कतरन क्या होता है? तो बिल्कुल इजी है। ऊन किसके होती है? पहला तो प्रश्न यही। तो ऊन होती है भेड़ में, होती है भेड़ में, होती है। गाय भैंस बकरी जो होती है उनमें क्या होते हैं? बाल होते हैं, बाल होते हैं। तो ऊन होती है भेड़ में। तो कतरन मतलब काटना, जैसे अपने बाल काटते हैं वैसे कतरन वही का वही। तो ऊन होती है भेड़ के। तो भेड़ के जो शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं या उसे हटाने को ही क्या बोलते हैं? ऊन कतरन। बिल्कुल इजी है। ऊन होती है किसके? है भेड़ की, तो होती है पशुओं में। तो भेड़ के जो बाल होते हैं उसको त्वचा से जो है अलग करना या हटाना ही क्या कहलाता है? ऊन कतरन। क्या कहलाता है? ऊन कतरन। तो भेड़ के बालों को त्वचा से हटाना ही कहलाता है ऊन कतरन। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सियरिंग। क्या बोलते हैं? सियरिंग। और ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट रहता है, इस प्रकार से भी पूछ लेता है कि भेड़ के बालों को त्वचा से हटाना क्या कहलाता है? ऑप्शन में देगा विनिंग, स्कियरिंग, सियरिंग, इस प्रकार से देगा। ठीक है, तो सियरिंग होगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक और याद रख सकते हैं कि भेड़ जो होती है, भेड़ के शीश्न जो होते हैं, शीश्न जो प्राइवेट पार्ट होता है, ठीक है, शीश्न की ऊन हटाना। तो जो शीश्न होते हैं भेड़ के, उसके जो शीश्न होते हैं वहां से जो ऊन हटाई जाती है उसे बोलते हैं रिंगिंग। क्या बोलते हैं?
उसे बोलेंगे साथियों रिंगिंग। रिंगिंग, ठीक है। तो रिंगिंग क्या होता है, जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसके जो वहां से जो ऊन निकाली जाती है उसे बोलते हैं रिंगिंग। और नॉर्मली जो पूरी बॉडी से जो निकाली जाती है, जो पेड़ के ऊपर से, चेहरे वहरे से, उन सबको बोलते हैं सीयरिंग। क्या बोलते हैं? सीयरिंग। ऊन कतरन भी यही होता है और सीयरिंग भी यही होता है। इंग्लिश में इसको सीयरिंग बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं ऊन कतरन। तो आपको दोनों वर्ड याद रखना है, सीयरिंग भी यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए ऊन को कतरा जाता है। अब है ऊन कतरने का समय, कि ऊन जो है वो किस समय कतरी जाती है। तो ऊन जो कतरी जाती है साथियों उसके दो टाइम है। कितने हैं? एक तो है गर्मी से पहले, गर्मी से पहले यानी कि ग्रीष्म ऋतु से पहले, गर्मी की जगह ग्रीष्म ऋतु लिख दो तो सही रहेगा, ठीक है। और एक है सर्दी यानी कि शीत ऋतु से पहले, शीत ऋतु से पहले। तो भेड़ जो है उसकी साल में कितनी बार जो है, एक ईयर पर ईयर में कितनी बार ऊन जो है वो निकाली जाती है? तो एक साल में साथियों 2 बार इसकी ऊन जो है वो निकाली जाती है बॉडी से। कहीं कहीं पर 3 बार भी है, लेकिन आपको याद रखना है 2 बार, कि ऊन जो है वो भेड़ के शरीर से कितनी बार निकाली जाती है। ऑप्शन होगा 1 2 3 4, तो 2 बार। एक तो निकाली जाती है ग्रीष्म ऋतु से पहले, एक निकाली जाती है सर्दी यानी कि शीत ऋतु से पहले। महीना पूछ ले तो गर्मियों में निकाली जाती है साथियों ये, मतलब गर्मी स्टार्ट होने से पहले। तो गर्मी कब शुरू होती है? ये अप्रैल से ज्यादा स्टार्ट हो जाती है, उससे पहले मतलब फरवरी मार्च, फरवरी और मार्च में जो है गर्मी स्टार्ट होने से पहले। कौन से महीने? तो फरवरी मार्च, होली से पहले जो है ऊन निकाल देनी चाहिए। और एक है शीत ऋतु से पहले, मतलब सितंबर। कौन सा है? सितंबर। सितंबर, ये दोनों आपको याद रखने हैं। तो ऊन कतरने का समय कितना है? 2 बार पर ईयर, ठीक है। पर ईयर यानी कि वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार जो है वो ऊन निकाली जाती है, एक गर्मी से पहले और एक शीत ऋतु से पहले, यानी कि सितंबर में और फरवरी और मार्च में। इस प्रकार से प्रश्न आ जाएगा कौन सी ऋतु है जिसमें ऊन नहीं निकालनी चाहिए? तो वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में ऊन कतरन नहीं करते हैं। तो वर्षा ऋतु जो होती है उसमें जो है ऊन कतरन वो नहीं किया जाता है। आज मेरे हिसाब से राइटिंग बिल्कुल ठीक है, सही है। हटा दे इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब ऊन जो कतरते हैं, तो ऊन कतरते जो है, ऊन कतरने वाले को क्या बोलते हैं? तो ऊन कतरने वाले, ऊन कतरने वाले को ऊनी अंधा बोलते हैं। क्या बोले? ऊनी अंधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊनी अंधा कहते हैं। तो जो भेड़ के ऊन को जो है साफ करता है, चाहे वो मशीन से करे, कैंची से करे, क्लिपर से करे या किसी से भी करे, जो भी ऊन को निकाल रहा है, जो व्यक्ति ये कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति को बोलेंगे ऊनी अंधा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ऊनी अंधा। इसे दूसरा नाम भी बोलते हैं या ऊन कतरने वाला, या ऊन कतरने वाला कहते हैं, या फिर क्या कहेंगे? ऊन कतरने वाला कहते हैं। और जो व्यक्ति ऊन की फैक्ट्री में काम करता है, ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति को वुल्स सॉर्टर्स डिजीज होती है। तो जो व्यक्ति ऊन की फैक्ट्री में काम करते हैं उनमें एक बीमारी फैलती है साथियों। उस बीमारी का नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, तो वो बीमारी है वुल्स सॉर्टर डिजीज। इसको हिंदी में भी मैं लिख देता हूं,
वुल्स ठीक है, वुल सॉर्टर डिजीज। तो वुल सॉर्टर डिजीज जो है वो किसमें फैलती है, तो ऊन की फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति को फैलती है वुल सॉर्टर डिजीज। और ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उसे बोलते हैं, सॉरी, ऊन जो कतरते हैं उन्हें बोलते हैं ऊनी अंधा, या फिर ऊन कतरने वाला उसे व्यक्ति को बोलते हैं। ऊन ऊन उत्पादन ऊन उत्पादन ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम है। ऊन उत्पादन में कौन सा जो राज्य प्रथम है, तो राजस्थान जो है ऊन उत्पादन में प्रथम है। राजस्थान में ऊन उत्पादन जो होता है वो लगभग 45.91% होता है। 91%, 45.91%। तो ऊन उत्पादन में कौन सा जो है राज्य प्रथम है, तो ध्यान रखना राजस्थान राज्य ऊन उत्पादन में प्रथम है। कितना होता है, तो 45.91%। हटा दें इसे। अब देखिए राजस्थान प्रथम है, अब राजस्थान ऊन उत्पादन में प्रथम है, तो राजस्थान में कौन सा जिला ऊन में प्रथम है, तो प्रथम जो जिला है वो है साथियों जोधपुर। कौन सा है, जोधपुर। और द्वितीय जो है, सेकंड जो है वो हो जाएगा साथियों बीकानेर। कौन सा हो जाएगा, बीकानेर। कौन सा हो जाएगा, बीकानेर। और थर्ड जो हो जाएगा साथियों, थर्ड हो जाएगा अपना नागौर। कौन सा हो जाएगा, नागौर। और अंतिम जो है, अंतिम ऊन उत्पादन में सबसे अंतिम जो जिला है साथियों वो है झालावाड़। कौन सा है, झालावाड़। कौन सा है, झालावाड़। कौन सा है, झालावाड़। प्रथम जोधपुर, सेकंड बीकानेर, थर्ड नागौर और अंतिम है झालावाड़। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलो आगे। देखिए केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र। और एक है केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर है और केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है साथियों, तो ये अपन ने वैसे पढ़ रखा है लेकिन फिर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है साथियों अविका नगर। कहां पर है, अविका नगर। कहां पर है, अविका नगर कहां पर है, टोंक में। अविका नगर टोंक में है। और ये है साथियों अविका नगर। कहां पर है, अविका नगर। अविका नगर मालपुरा टोंक। अविका नगर मालपुरा टोंक में है। दोनों एक ही जगह पर है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र पूछे तो अविका नगर टोंक, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र पूछे तो अविका नगर मालपुरा टोंक, और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पूछे तो मखदूम, ठीक है, जो मथुरा के पास पड़ता है यूपी में। इस प्रकार से याद रखना है। और एक आपको और याद रखना है, राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र। राज्य में जो भेड़ प्रजनन केंद्र है वो कहां पर है साथियों, तो वो है जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में है। इसके अलावा है साथियों चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। इसके अलावा है फतेहपुर सीकर में। फतेहपुर सीकर में है, फतेहपुर सीकर में है। इसके अलावा है साथियों नागौर में। कहां पर है, नागौर में। बांकलिया शायद नाम है, बांकलिया नागौर, बांकलिया नागौर। तो ये सब आपको याद रखने हैं। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविका नगर, केंद्रीय शब्द आता है मतलब अविका नगर मालपुरा टॉप, सीधा ये याद रखना है। फिर राज्य में पूछे तो जयपुर, चित्तौड़गढ़, फतेहपुर सीकर और बांकलिया नागौर। 4 जिले आपको याद रखने हैं, जयपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर और नागौर।
इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका हटाना पड़ेगा, इसे हटा दे। मेरे हिसाब से साथियों क्या है कि पढ़ना जो है ना वो सबसे सरल काम है दुनिया का। है क्या चाहिए अपने को, एक बुक चाहिए और पढ़ने के लिए थोड़ी सी अपने को जगह चाहिए जो सबके घर में आराम से मिल सकती है। एक बुक कितने की आ रही है, 300 400 500 1000 रुपए की लास्ट बुक मान सकते हैं। 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है और पूरा जो है अपना बिजनेस सेटल, मतलब जॉब मिल गई 1000 रुपए की बुक में बस। और बाकी जितने भी बिजनेस होते हैं उसमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, 10 लाख 15 लाख 20 लाख, और वो भी कभी फिक्स नहीं होता कि वो बिजनेस जो है वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे सरल काम क्या है, पढ़ना है। बाकी जितने भी काम होते हैं देखिए कितनी मेहनत है, मजदूरी करने जाते हैं पूरा पसीना आता है, कुछ भी काम देख लो आप थकान होती है, लेकिन पढ़े में मेरे हिसाब से तो इतना टिपिकल नहीं होता, इसलिए सबसे ईजी है। इसलिए पढ़े जरूर करें, और पढ़े मेरे हिसाब से थोड़ी आपको मात्रात्मक नहीं करके गुणात्मक करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो 15 घंटे कर रहा तो मैं 17 घंटे करूं 18 घंटे करूं। मात्रात्मक न पढ़कर गुणात्मक पढ़े और अच्छा मैटर पढ़े, भले कम पढ़े लेकिन मैटर जो है वो थोड़ा अच्छा पढ़े। क्योंकि जब जॉब मिलेगी ना, आज अपने को किसके नाम से जाना जाता है, आज आपको साथियों जाना जाता है आपके पेरेंट्स की वजह से, आपके माँ बाप की वजह से, कि ये जो बच्चा है इसके पिता का नाम ये है। मतलब ये कोई लड़का है, मान लीजिए कोई रमेश है, तो मुझे रमेश है, ये किसका लड़का है, बोले ये उनका लड़का है, उनके पापा का नाम लेंगे उनका। लेकिन जब आपकी जॉब लगेगी, आप कुछ बन जाओगे और उस क्षेत्र में जब आप अच्छा काम करोगे ना, तो लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपके पिताजी को आपकी वजह से जाना जाएगा। आपके पिताजी कहीं जाएंगे तो बोलेंगे ये उस रमेश के पिताजी हैं। तो उस दिन समझ जाना कि अपना जो जीवन है वो सफल हो गया। माँ बाप की वजह से सब औलाद को जाना जाता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। लेकिन जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसकी जो है आइडेंटिटी उसके नाम से जानी जाती है। आज अपने सर है गौरव सिंह जी, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़ाने की वजह से नहीं बोल रहा, उनका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही ब्रिलियंट है, डाउन टू अर्थ है। आज भी जो है वो अपने सभी दोस्तों को इक्वलिटी रखते हैं, कभी वो भेदभाव नहीं करते हैं, हर क्षेत्र में मैंने उनको देखा है। तो उनका तो कोई शान ही नहीं है, तो आज उनके पापा को बहुत प्राउड फील होता है। चलिए टॉपिक से हट गए, वैसे नॉर्मली मैं इतनी बात करता नहीं हूं, देखिए ठीक है। इसके बाद है एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है, ये अपन ने पढ़ रखा है साथियों, बताइए कहां पर है, पढ़ रखा है, बीकानेर में है। कहां पर है, बीकानेर में। कहां पर है, बीकानेर में है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहां पर है, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहां पर है, ऊन विश्लेषण जो प्रयोगशाला है साथियों ये भी है अपनी बीकानेर में है। ये भी कहां पर है, बीकानेर में, बीकानेर में है। दिख रहा है आपको बीकानेर, नहीं दिख रहा है, लाइट कलर करना पड़ेगा। बीकानेर में है, कहां पर है, बीकानेर में। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में। अब देखिए सबसे बड़ी मंडी वहां पर है, मंडी है मतलब जैसे अनाज की मंडी होती है वहां अनाज होता है, तो ये ऊन की मंडी है, इसका मतलब वहां पे ऊन जो है वो बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो वहां पे प्रयोगशाला भी वही होगी। विश्लेषण मतलब उसको साफ जो किया जाएगा वो भी वही होगा, ताकि ट्रांसपोर्टेशन का जो फालतू खर्च होगा वो नहीं होगा। इस प्रकार से आपको मैच करके याद रखना है, ठीक है। एक है ऊन विकास बोर्ड, क्या है, ऊन विकास बोर्ड, ऊन विकास बोर्ड, ऊन विकास बोर्ड। ऊन विकास बोर्ड कहां पर है साथियों, तो ऊन विकास बोर्ड जो है ये है अपना जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में, ऊन विकास बोर्ड। एक है भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, क्या है, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, ये भी है साथियों जोधपुर में। ये भी कहां पर है, जोधपुर में। ये भी कहां पर है, जोधपुर में। दोनों एक साथ में लिख रहा हूं, बीकानेर जोधपुर, जोधपुर वहां पे अविका नगर मालपुरा टोंक, दोनों साथ में, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। हो गया, हटा दे इसे।
साइड में आप लिख सकते हो, एक नीचे और लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान जो है साथियों, ये है अपनी जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। तो भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान पूछे तो जयपुर। ऊन विकास बोर्ड जयपुर में है और भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला सॉरी जोधपुर में है, दोनों जोधपुर में है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर में है। ऊन विश्लेषण जो प्रयोगशाला है वो भी बीकानेर में है। चले आगे। राजस्थान में नॉर्मली ऊन को 3 बार कतरा जाता है, लेकिन ऑप्शन में आए तो आपको ऊन 2 बार कतरी जाती है, गर्मी से पहले और सर्दी से पहले। सर्दियों में सितंबर में, मतलब सर्दी से पहले, और गर्मी में कौन से महीने में? फरवरी और मार्च में ऊन कतरते हैं, उसे ऊन कतरन बोला जाता है। इसे ऊन कतरने वाले को ऊनी अंधा भी कहा जाता है। इसे सीयरिंग भी कहा जाता है। सींचने से जो ऊन निकाली जाती है उसे रिंगिंग कहा जाता है। ऊन कतरने का समय मैंने बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए ऊन कतरने की विधियां, ऊन कतरने की विधियां। तो ऊन कतरने की जो विधियां हैं साथियों, पहली है अपनी विधि है, 3 विधियां है। पहले यहां पे लिख देते ऊन कतरने की कितनी विधियां हैं, तो यहां पे लिख दीजिए कि ऊन कतरने की विधियां 3 विधियां हैं। ऊन कतरने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। 3 विधियां हैं। पहली जो विधि है साथियों, पहली है कैंची से, कैंची से। दूसरी जो विधि है साथियों वो है मशीन से। क्या है? मशीन से। और तीसरी जो विधि है ऊन कतरने की साथियों वो है रसायन से। किससे है? रसायन से। तो 3 विधियां हैं, एक है कैंची से, मशीन से और रसायन से। कैंची, क्लिपर से ऊन कतरते हैं। इसमें क्या होता है? भेड़ है, उसको पकड़ा, कैंची से उसकी ऐसे ऊन कट कर ली। इसे क्लिपर के द्वारा भी करते हैं। तो कैंची नाम नहीं मिलेगा तो आपको क्लिपर याद रखना है, ठीक है। दूसरा है देखिए मशीन से। तो मशीन, इसमें क्या होती है, अपन जो शेविंग करते हैं आपने देखी होगी, जीरो मशीन होती है जो सलून में या घर पे भी होती है, उसी तरह से मशीन होती है। और मशीन के द्वारा जो है इसके जो है भेड़ की जो ऊन होती है उसे निकाला जाता है, ठीक है। तो मशीन से निकाला जाता है शॉर्टली। इसमें क्या होता है? एक तो टाइम कम लगता है। क्या होता है? टाइम कम लगता है, टाइम की बचत होती है, टाइम कम लगता है। इसमें क्या होगा? इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। एक इसकी विशेषता यह होती है कि ऊन समान आकार की होती है। ऊन कैसी होगी? समान होगी, क्योंकि मशीन होता है, फिक्स फर्मा होता है। मान लीजिए 3 इंच की ऊन निकल रही है तो सारी की सारी जो है वो 3 इंच की ही निकलेगी, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होगा, ऊंची नीची चलती है। कैसी? एक जैसे जो है वो बाल नहीं निकलेंगे यहां पर ऊन। अब है रसायन से। क्या है? रसायन से। ये इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो यहां पर आपको जो याद रखना है वो याद रखना है, रसायन का नाम साइक्लो। क्या याद रखना है? साइक्लो फॉस्फो, साइक्लो फास्फा मा फास्फा, साइक्लोफास्फा, साइक्लोफास्फा माइड, माइड। थोड़ा सा नाम बड़ा है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। किस प्रकार से याद रखना? देखिए अपन साइकोलॉजी पढ़ते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी पढ़ने के लिए अपने के पास क्या चाहिए? माइंड चाहिए। साइकोलॉजी पढ़ने के लिए माइंड का होना जरूरी है। तो ये समझ लीजिए साइक्लो, और ये हो गया माइंड। वैसे माइंड है, माइंड नहीं है, लेकिन माइंड। फास्फा याद नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा, साइक्लोमाइड, क्योंकि वहां पे जो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आता कि दोनों नाम एक जैसे आएगा। तो साइकोलॉजी पढ़ने के लिए क्या चाहिए? माइंड चाहिए। तो साइक्लोमाइड ये रसायन है, इसे ऊन निकलती है। इसकी जो मात्रा है 24 मिलीग्राम, 24 मिलीग्राम, 24 मिलीग्राम मात्रा में 1 केजी पर देते हैं।
1 केजी से मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी भेड़, छोटा सा बच्चा है 1 किलो का है, तो उसे जो रसायन की मात्रा देंगे 24 मिलीग्राम। अब 2 किलो का है तो 24 का डबल करना है, 5 किलो का भेड़ है तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 1 किलो वजन तक है 24 मिलीग्राम देना है। जैसे वजन बढ़ेगा भेड़ का, मान लीजिए 3 किलो हो गया तो 24 को 3 से गुणा करना है। इतनी मात्रा में ये जो है अपने को रसायन काम में लेना है। 1 केजी पर देते हैं 24 मिलीग्राम मात्रा 1 केजी पर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये देने से क्या होगा, ये देने से कि ये होगा साथियों की 12 दिन बाद ऊन ऊन अपने आप गिरती है, ऊन अपने आप गिरती है। दिख रहा है, दिख रहा है। तो 12 ये रसायन दिया, ठीक है, किसी भी भेड़ को 24 मिलीग्राम 1 किलो पर देना है, 5 किलो है तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करके देना है, दे दिया। फिर अपने को वेट करना है, 12 दिन बाद उसके शरीर से अपने आप ऊन जो है उसके गुच्छे गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो 3 विधियां हैं ऊन को कतरने की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऊन को कतरने वाला कहलाता है ऊनी अंधा या ऊन कतरने वाला। कौन सी बीमारी होती है ऊन की फैक्ट्री में, तो वूल सॉर्टर डिजीज। ये सब आपको याद, इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं जाएगा। चले आगे देखिए, ऊन संशोधन के जो चरण है, वो ऊन जो संशोधन का मतलब साफ करना है, तो ऊन संशोधन के जो चरण है, पहला है कटाई अभिमार्जन। कटाई अभिमार्जन का मतलब है साथियों ऊन को भेड़ की त्वचा से काटना या अलग करना। ऊन को भेड़ की त्वचा से काटना या अलग करना है, क्या कहलाता है, कटाई अभिमार्जन। क्या कहलाता है, कटाई अभिमार्जन। अब है छटाई। तो यहां पर देखिए, अच्छी व खराब गुणवत्ता की ऊन को अलग अलग करना। छटाई करना, जो अच्छी है उसको अलग कर दो, जो खराब है उसे अलग करना, उसे बोलेंगे छटाई। अब है रंगाई। तो यहाँ पे पॉलिश करना, क्या होगा, पॉलिश या रंग करना। जो ऊन है उसके ऊपर कलर किया जाता है, ये जो पॉलिश की जाती है उसे ही बोलते हैं साथियों रंगाई करना। क्या करना, रंगाई करना। नीचे है कटाई। क्या है, कटाई। काटी गई ऊन को एक समान काट कर अलग करना। जो ऊन अपन ने काट रखी है, अभिमार्जन का मतलब क्या होगा, ऊन को अलग करना। तो ये क्रिया जो अपन ने कर रखी है, अलग कर दी। फिर इसकी कटाई कैसे करते हैं कि इसमें तो अलग अलग होती है, कोई लंबी होगी कोई छोटी होगी, सब मिक्स होगी। लेकिन जो ऊन अपन ने काट रखी है उसको वापस एक रूप में जो काटते हैं, वो यहां पर आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ले लिया। ऊन जो होती है, तो एक बार बता देते हैं, ऊन जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। ऊन विद्युत की कुचालक होती है। कैसी होती है, ऊन विद्युत की कुचालक होती है। कैसी होती है, कुचालक। इसमें कुचालक मतलब इसमें करंट नहीं आता है। ऊन कैसी होती है, कुचालक होती है। सल्फर, सल्फर जो होता है ना, ऊन जो होती है उसमें सल्फर अनुपस्थित होता है, सल्फर इसमें नहीं पाया जाता है। ये वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चले आगे। विद्युत की कुचालक होती है, चुचालक नहीं होती है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। कैसी होती है, कुचालक होती है।
देखिए अब है ऊन कतरने में बरती जाने वाली सावधानी। इसको पढ़ने से पहले एक बार और एक पॉइंट देख लेते हैं कि ऊन जो होती है क्या होती है, ऊन कुचालक होती है। ऊन जो होती है इसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है। मैंने कम बोला था शायद, सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है। सल्फर की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। तो ऊन में किसकी मात्रा होती है साथियों, तो इसमें सल्फर की मात्रा होती है और ये कुचालक होती है, ये भी आपको ध्यान। संश्लेषित इसमें ऊन जो होती है, ऊन में कैरोटीन, कैरोटीन सही लिखते थे, ऊन में कैरोटीन, ऊन में कैरोटीन नामक प्रोटीन, ऊन में कैरोटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो ऊन जो है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें कैरोटीन नामक जो प्रोटीन है वो पाई जाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं इसके आगे। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो इसमें कैरोटीन जो है वो प्रोटीन पाई जाती है। और ये जो प्रोटीन जो होती है ये रेशेदार होती है। कैसी होती है, रेशेदार। कैसी होती है, रेशेदार प्रोटीन होती है। ऊन की जो त्वचा होती है, त्वचा के ऊपर ऊन होती है, तो ये जो त्वचा होती है उससे जो है रेशेदार ऊन प्राप्त होती है। और प्रोटीन कैसी होती है, तो उसका नाम है कैरोटीन और इसमें सल्फर की मात्रा भी ज्यादा होती है। इससे ज्यादा कुछ भी आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चले आगे। अब है देखिए कि ऊन कतरने में बरती जाने वाली सावधानी के ऊन है उसको जो अपन काट रहे हैं, उसका जो शेयरिंग कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी अपने को सावधानी जो है वो रखनी चाहिए। तो इसमें देखिए जो सावधानी अपने को रखनी है वो है, पहली है भेड़ को जो है 5 से 7 दिन तक ऊन काटने से पहले उसे अच्छे से नहलाना चाहिए। अच्छे से पानी में उसे नहलाना चाहिए। नहलाना इसलिए चाहिए साथियों कि ऊन के ऊपर जो है परजीवी ज्यादा होते हैं, इसीलिए अपन भेड़ को क्या बोलते हैं, परजीवियों का म्यूजियम बोलते हैं। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। भेड़ को क्या बोलते हैं, परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। इसलिए इंसेक्ट लगे होते हैं, परजीवी लगे होते हैं, इसलिए ऊन काटने से पहले 5 से 7 दिन पहले इसे नहलाना चाहिए ताकि ऊन जो है वो गंदगी ना रहे और साफ रहे। और ध्यान रखना कौन सी ऋतु में ऊन नहीं काटते, तो वर्षा ऋतु में ऊन नहीं काटते। ये बता रखा है क्यों नहीं काटते, क्योंकि बारिश में जब ऊन भीग जाती है तो वो पीली हो जाती है। वर्षा ऋतु में ऊन नहीं काटते। वर्षा ऋतु में काटी ऊन पीली होती है। कैसी होती है, पीली होती है। तो वर्षा ऋतु में जो ऊन काटते हैं वो पीली होती है, इसलिए वर्षा ऋतु में ऊन नहीं काटते, खराब होती है। पहला पॉइंट हो चुका है अपना कि ऊन काटने से 5-7 दिन पहले उसे नहलाना चाहिए। भेड़ को हमेशा ऊन को मौसम में ध्यान में रखकर कतरनी चाहिए। मतलब वही मौसम, गर्मी से पहले और सर्दी से पहले। महीने आपको याद है, सर्दी में सितंबर से पहले और गर्मी में मतलब फरवरी और मार्च में। ऊन कतरते समय पेट, छाती व टांगों की ऊन को अलग रखना चाहिए। तो पेट की, छाती की और टांगों की जो ऊन है उनको अलग रखना चाहिए। ये सावधानी अपने को रखनी पड़ेगी। ऊन कतरने के पश्चात भेड़ों को धूप से बचाना चाहिए जब तक कि उनके शरीर पर 1 इंच तक ऊन वापस न आ जाए। क्या होता है, गर्मी से पहले मान लीजिए आपने फरवरी मार्च में जो है ऊन काट ली और मार्च के बाद धूप भी ज्यादा पड़ती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो तापमान बढ़ने लगता है, तो क्या इनको धूप ज्यादा लगेगी। इसलिए जब तक 1 इंच इनके ऊपर वापस ऊन नहीं आ जाए तब तक इनको ज्यादा कड़ी धूप में इनको नहीं भेजना चाहिए। तो ऊन है, बताइए सबसे लंबी ऊन कौन सी भेड़ में होती है। सबसे जो लंबी ऊन होती है वो जैसलमेरी में होती है। किसमें होती है, जैसलमेरी। और सर्वाधिक ऊन राजस्थान में कौन सी भेड़ देती है, तो मारवाड़ी देती है। कौन सी देती है, मारवाड़ी। सबसे अच्छी मेरिनो की।
और राजस्थान में सबसे अच्छी चौकला की, इसीलिए उसे राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। ऊन कतरते समय त्वचा कट गई तो उसे टिंचर आयोडीन या बीटाडीन लगाते रहना चाहिए। मान लीजिए उसे कैंची से काट रहे हैं, क्लिपर से काट रहे हैं, मशीन से काट रहे हैं, उसके कुछ कट लग गया तो उस कट के ऊपर इसको इंस्पेक्शन होने का डर रहता है, इसलिए वहां पर टिंचर आयोडीन या बीटाडीन लगाते रहना चाहिए जब तक उसका घाव जो है वो ठीक ना हो जाए। यही अपनी क्लास थी आज, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, छोटी सी एक क्लास थी। ये टेस्ट सीरीज है, अगर आपने परचेज नहीं की है तो आप इसे देखकर जो है परचेज कर सकते हैं। और किताब जो होती है ना साथियों, वो सबसे अच्छी मित्र होती है अपनी, किसी भी इंसान की सबसे अच्छा मित्र होता है बुक। तो कागज जो होता है ना, नॉर्मल होता है कागज, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कागज। जो जितना ज्यादा कागज पढ़ेगा, मतलब किताबों को पढ़ेगा, वो उतना ही ज्यादा आगे जाएगा। वो बोलते हैं ना कि कुछ नहीं होकर भी है बहुत कुछ भी, है बड़ी अजीब चीज ये कागज भी। कुछ न होकर भी है सब कुछ भी, है बड़ी अजीब चीज ये कागज भी। सर्दियों में अलाव कागज की, बारिश में नाव कागज की, और आसमान में पतंग कागज की, और सारी दुनिया में जंग कागज की। तो पैसे कमाने हैं तो सबसे सरल तरीका है पढ़ाई करना। वो बोलते हैं ना, एक मजदूर कितनी ज्यादा मेहनत करता है पूरे दिन धूप में, लेकिन वो पैसे नहीं कमाता, क्योंकि लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है ना तो दिमाग का होना जरूरी है, मेहनत से पैसे नहीं नहीं कमाए जाते। चलिए, ऑल द बेस्ट।